हेलो दोस्तों, मैं एक्शन आर्या और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर इस समय पढ़ रहे हैं एक बहुत ही अच्छी सी सीरीज जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ओके, तो ये सीरीज का जो तीसरा वीडियो है, हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर नंबर 2 का दूसरा वीडियो है और सीरीज का तीसरा वीडियो है। हम लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 के जो क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल से, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और बहुत सारे बच्चों ने उसे पसंद भी किया। आप लोगों के बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं ये वादा करता हूं कि अगर आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आप हमारा साथ देंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम लगभग सभी बच्चों की होती है, 95% बच्चों की ये न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम होती है। तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी हूं, बस आप भी रेडी हो जाइए। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का ये पार्ट 2 लेकर के आए। हम कह सकते हैं कि इस आज के वीडियो में या आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 के कुछ और महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया ही था, तो आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप में से किसी ने भी पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, मतलब चैप्टर नंबर 1 का जो न्यूमेरिकल पोर्शन था, चैप्टर नंबर 2 का जो इससे पहले की क्लास थी, इन अगर वीडियोस को आपने नहीं देखे हैं तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा और आपको प्लेलिस्ट जो है इन सारे न्यूमेरिकल्स की आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां पर जा करके आप सारे वीडियोस देख लीजिएगा, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो सभी लोग जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, आसानी से वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, वहां से आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई कर सके। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए, आप अगर यहाँ पर कुछ सीखते हैं तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा बच्चों के पास ये पहुंचेगी क्लास, और जितने ज्यादा लोग इससे फायदा उठाएंगे उतनी ही ज्यादा हमें दुआएं मिलेंगी। तो आप लोगों की दुआएं मिलती रहे हमें, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आप लोग ध्यान से सुने और फिर हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, कैसे करना है इसे। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोगों ने कल वाली क्लास में भी एक सॉल्व किया था, आज क्लास में पुनः सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे देख करके क्वेश्चन को घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट। आर्या कोचिंग से जो भी पढ़ता है उससे घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पर बहुत ही सटीक तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। न्यूमेरिकल्स इसके अलावा कहीं से नहीं आने वाला है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि हाँ, जो मैं न्यूमेरिकल्स बता रहा हूं केवल इन्हीं में से न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिस टाइप के हम न्यूमेरिकल आपको पढ़ा रहे हैं इसी टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, इससे अलग नहीं आने वाला है। ठीक है, और हो सकता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें से ही आ जाएं, कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज हम लोग देखते हैं एक नया क्वेश्चन। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स हम लोग देख रहे हैं और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स वही न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल दिया गया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा उनके बीच की दूरी d है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a और बीच की दूरी d है। चित्र के अनुसार प्लेटों के बीच K1 तथा K2 परावैद्युतांक के टुकड़े रखे हैं, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। आपको एक चित्र दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार का आपके सामने एक चित्र बनाया गया है, मैं यहां पर बना रहा हूं जैसा। ठीक है, और इसके दो पार्ट कर दिए गए हैं। ये धनावेशित और ऋणावेशित प्लेटें हैं, मतलब एक ये धनावेशित प्लेट है, ये धनावेशित प्लेट है, ये ऋणावेशित प्लेट है, ये हम कह सकते हैं संधारित्र है, संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग इधर साइड में एक परावैद्युतांक पदार्थ भरा गया है जिसका परावैद्युतांक है K1, और दूसरी तरफ जो परावैद्युत पदार्थ भरा गया है उसका परावैद्युतांक है K2। दोनों तरफ परावैद्युतांक भरा है, लेकिन दोनों के परावैद्युतांक अलग अलग हैं। इसका K1 है, इसका K2 है।
यहां से यहां तक का प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो है a/3, a/3, और इधर वाला जो एरिया है वो 2a/3 है। बात क्लियर है? a/3 और 2a/3। आपको क्या ज्ञात करना है? तो उसने बताया है संधारित्र की धारिता आपको ज्ञात करनी है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d देती है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? d है। आपको संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। अच्छा, आप ध्यान से देखिएगा, संधारित्र की धारिता का जो फार्मूला होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C = होता है A/0/d। ये होता है जब वायु या निर्वात हो, मतलब C0 हो। लेकिन जब कोई परावैद्युत पदार्थ भरा होता है, ऐसी स्थिति में फॉर्मूला होता है Ka/0/d। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जब K परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा होता है तब। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर तो दो माध्यम है, इधर K1 इधर K2, तो हम दोनों का अलग अलग निकाल करके दोनों को जोड़ लेंगे। इतने की धारिता अलग निकालेंगे और इधर वाले पार्ट की धारिता अलग निकालेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे, कुल धारिता हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कुल धारिता C बराबर क्या होगा? C1 + C2, C1 + C2। लेकिन हमारे दिमाग में फार्मूला कौन सा चलना चाहिए? फार्मूला, ये देखो क्या हो गया यार, चलो कोई बात नहीं। फार्मूला कौन सा चलना चाहिए? तो फार्मूला हम कह सकते हैं कि फार्मूला तो यही चलेगा ना, K परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा है तो फॉर्मूला तो यही है। C = C1 + C2 हमने लगाया, तो यहां पर कुल धारिता C बराबर C1, C1 का मतलब है K1 की तरफ जो संधारित्र पड़ता है इसकी धारिता, और इसकी धारिता जब लगाएंगे तो K की जगह पर K1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। K1 इंटू A मतलब क्षेत्रफल, और इतने का जो क्षेत्रफल है वो a/3 है, तो यहां पर a/3 लिखेंगे, इंटू में ε0 में d, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी तो d ही है तो d रखेंगे, प्लस इधर आ जाओ भाई C2 का मतलब होगा फिर वही, लेकिन यहां पर K2 लिख लेंगे। K2 a की जगह पर यहां पर 2a/3 होगा, ε0/d। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। C = इसे हम लिख सकते हैं K1 A/0/3, इसके साथ 3d। ओके, इसी प्रकार यहां पर क्या आ जाएगा? 2K2 A/0/3d। ओके, इतना हो गया। कॉमन क्या मिल रहा है दोनों में? तो कॉमन मिल रहा है A/0/3d, A/0/3d। कॉमन क्या बचेगा यहां पर? K1 प्लस यहां पर क्या बचेगा? 2K2, और यही संधारित्र की धारिता का वैल्यू होगा। बस लग गया, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन आप इसे जब पढ़ेंगे तो घबरा जाएंगे पढ़ के। क्वेश्चन मैं आपको दोबारा इसका सुना देता हूं। क्वेश्चन क्या है? इसने ही बोला था एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। पूरी प्लेट का क्षेत्रफल A था, इसको दो भागों में बांटा गया है, a/3 इधर, 2a/3 इधर। ठीक है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है तथा उनके बीच की दूरी d है, बीच की दूरी d है। चित्र के अनुसार प्लेटों के बीच K1 तथा K2 परावैद्युतांक के गुटके रखे हैं। चित्र के अनुसार K1 K2 परावैद्युतांक के गुटके रखे हैं। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। C ज्ञात करना था और जो हम लोगों ने ज्ञात कर दिया है। ठीक, चलो अब अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग एक्टिव रखना है अपना। ठीक है, जो जो हम लोगों ने डेरिवेशन पढ़े हैं उनको कैसे अप्लाई करना है, बस यही तो सीखना है ना। ठीक है, तो चलो अब लेते हैं हम लोग आज का दूसरा क्वेश्चन। और आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। सुनिएगा, क्वेश्चन दिया गया है दो आवेशित क्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। दो आवेशित प्लेटें हैं क्षैतिज, मतलब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से क्षैतिज प्लेटें हैं, आवेशित है, और जिनके बीच की दूरी जो है वो 2 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ के सुना देता हूं पहले। दो आवेशित क्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। लिख लीजिए आप, ठीक है, वीडियो को रोके और लिख लें।
2 सेंटीमीटर है के बीच 4 गुणा 10 की पावर -13 किलोग्राम भार तथा 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम आवेश का एक कण स्थिर होकर लटक रहा है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए और दिया है G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्मॉल g, गुरुत्वीय त्वरण जिसे बोलते हैं। यहां पर बताया 2 प्लेटें हैं, 2 आवेशित क्षैतिज प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। इन पर कोई, इनके बीच में 4 गुणा 10⁻13 किलोग्राम भार का कोई भी द्रव्यमान है, कोई भी कुछ भी होगा, कोई पिंड है जिसका जो द्रव्यमान है दिया है, द्रव्यमान कितना है 4 गुणा 10 की पावर -13 किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम भार का भार तथा 2.4 गुणा 10⁻19 कूलाम आवेश का एक कण है। जो कण है उसका भार दे दिया है, मतलब द्रव्यमान दे दिया है, और साथ ही साथ में इस पर जो आवेश की मात्रा है वो भी दी है 2.4 × 10⁻18 कूलाम। आवेश का एक कण स्थिर होकर लटक रहा है। इसके बीच में वो स्थिर है, मतलब लटका हुआ है, वो ना तो इस प्लेट पर गिर रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, बीच में लटका हुआ है, ठीक है। और बिना किसके कारण लटका हुआ होगा अभी हम लोग देखेंगे। इनके बीच में, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V आपको ज्ञात करना है। साथ ही साथ में बोला गया है G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, G स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको ये दे दिया गया वैल्यू, ठीक है। अब सुनिए, 2 प्लेटें हैं आवेशित, इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र तो बना ही होगा, प्लस से माइनस की ओर या से माइनस से प्लस की ओर, किसी भी प्रकार से बना होगा। तो याद रखिएगा, हम ये मान लेते हैं ये प्लस की है और ये है माइनस की, ठीक। वैद्युत क्षेत्र बन गया, वैद्युत क्षेत्र जो बना, दोनों वैद्युत क्षेत्र बन गया है। और अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र बना है, इसके बीच में कोई कण है जिसका द्रव्यमान दिया गया है, और इस कण पर जो आवेश है वो भी दिया गया है। अब ये आवेशित कण जो है, ये आवेशित कण इस वैद्युत क्षेत्र में लटका हुआ है, लटका हुआ है मतलब रुका हुआ है। आखिर ये रुका क्यों है? तो इसका मतलब ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि नीचे की ओर अगर इसका कुछ भी द्रव्यमान है तो नीचे की ओर इसका भार कार्य कर रहा होगा। भार का मतलब आप समझते हैं, भार जिसे हम बोलते हैं mg, mg एक नीचे की ओर बल कार्य कर रहा होगा, बल, एक बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है जिसे हम बोलेंगे mg, जिसे हम भार कहते हैं। और ये नीचे इस बल के कारण क्यों नहीं आ रहा है? कोई भी वस्तु आप यहां पर छोड़े तो ये नीचे चली जाएगी, क्यों? क्योंकि इस वस्तु पर एक बल कार्य करेगा जिसे हम भार कहते हैं, और उस भार के कारण ये नीचे की ओर चली जाएगी। लेकिन अगर हमने इसे यहां पर रुका और ये रुकी रही तो इसका अर्थ है कि इसे कोई ऊपर भी खींच रहा होगा, नीचे की ओर जाने का प्रयास कर रही होगी, और कोई ऊपर भी एक बल लगा रहा है। तो ऊपर की ओर जब कोई बल लगाएगा तो जिस कारण ये नीचे नहीं जा पाएगी, ऊपर भी नहीं जा पाएगी, और यहीं पर रुकी रहेगी। ये कब होगा? ऊपर की ओर अगर ज्यादा बल हो गया तो ये ऊपर जाने लगेगी, नीचे की ओर अगर ज्यादा बल हो गया तो ये नीचे जाने लगेगी। लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो संतुलन की स्थिति में रखना है, लटका के रखना है, लटका के रखना है। इसका मतलब ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो इसका मतलब है ऊपर वाला बल और नीचे वाला बल बराबर होगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाला बल और नीचे वाला बल बराबर होगा। नीचे कितना बल लग रहा है? जिसका भार ही नीचे लग रहा होगा, भार मतलब mg होता है, नीचे की ओर लग रहा है। और जो ऊपर की ओर बल लग रहा है जिसे हम कह सकते हैं वैद्युत बल लग रहा होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में जब भी कोई आवेशित कण होगा तो उस पर वैद्युत बल ही तो लगेगा। आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में है तो उस पर बल तो लगना ही है। वो बल ऊपर की ओर लग रहा है, वैद्युत बल जो है वो ऊपर की ओर लग रहा है, जो इसे नीचे आने नहीं दे रहा है, ठीक है। और दोनों ये बराबर होंगे, यही कंडीशन है। तो दोनों बराबर होंगे तभी तो ये लटकने वाली स्थिति होगी। तो हम कह सकते हैं कि F जो है वो mg के बराबर होगा। F का मतलब है वैद्युत बल। वैद्युत बल आपने परिभाषा पढ़ी होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q। सो यहां से अगर हम F निकालें तो Q × E होता है, अर्थात F की जगह पर Q × E लिखेंगे, बराबर में mg लिखेंगे। हमें क्या निकालना है? विभवांतर। यहां पर तो हमें कहीं पर विभवांतर दिखा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, हम E का फॉर्मूला लगाते हैं, और हमें पता है E बराबर होता है V/D। एक फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E = V/D। E = क्या होता है? V/D। तो हम लोग यहां पर E की जगह पर क्या लिखेंगे? Q
V अपान डी। V मतलब विभवांतर है, D मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, और यहां पर दूरी दी है 2 सेंटीमीटर, तो D है 2 सेंटीमीटर बराबर में mg। V निकालना है, D ऊपर कर दो Q बटे में, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा mgd और बटे में Q। ओके, यहां पर अच्छा ये याद रखिएगा, ये क्या है, D है, यही D है, यहां पर लिख देता हूं मैं, D इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर हमें चाहिए नहीं होता है, 10 की पावर -2 मीटर कर दिया। ओके, अच्छा यहाँ पे V निकालना था, V का मान रख दो भाई, क्या जाता है, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgd अपान Q। M का मतलब आप जानते हैं, M दिया है, कितना दिया है, 4 गुणा 10 की पावर -13 किलोग्राम। G दिया है 10, तो 10 लिखा। D दिया है 2 गुणा 10 की पावर -2, तो 2 गुणा 10 की पावर -2 अपान में Q दिया है 2.4, 2.4 गुणा 10 की पावर -18। अच्छा, 4 छंग 24, 0.6, और ये 2 से काट दिया 0.3, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर 13, ये है 2, ये 15 हो गया माइनस का, और 1 ये प्लस का, तो 14 बचा केवल, 10 की पावर -14, और बटे में 0.3, 10 की पावर -18। 10 की पावर 18 को ऊपर कर दो, प्लस का हो जाएगा, और इसे लिख सकते हैं 1/0.3 गुणे 10 की पावर -14 गुणे 10 की पावर -18, तो ये हम लिख सकते हैं, दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, तो ये V बराबर निकल के आएगा 10/3 गुणे 10 की पावर 18 ऊपर गया था, प्लस का हो गया था, और घटाएंगे तो 4 बचेगा भाई, 4, 14 माइनस की 18 प्लस की, घटा दो, घाते हैं 4 बचेगा। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 से 3 काटो, सॉरी 10 को 3 से काटो तो 3.33 आएगा, 10 की पावर 4, ये वोल्टेज आ गया हमारा। 3.33 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर ज्ञात करना था, जो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। बस दिमाग लगाना है कि दोनों बल बराबर होंगे, बल बराबर होंगे, बल का मतलब QE और E से हमें V निकालना था, V बराबर E की जगह पर V अपान D रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आसानी से ऐसे कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, बस आप प्रैक्टिस करें तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। चलो, अच्छी बात है। एक काम जरूर करें कि आप क्वेश्चन को एक बार कॉपी पर जरूर नोट करा करें। जब मैं बोलता हूं तो जितना थोड़ा सा बोला, रोक दिया वीडियो, उतना लिख लिया, फिर थोड़ा स्टार्ट किया, क्योंकि हम आपकी उंगलियों पर चल रहे हैं इस समय ना, तो आप फोन में मुझे अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। मैं कब पढ़ाऊंगा ये आप पर डिपेंड कर रहा है, आपको किस समय वीडियो देखना है वो आप पर डिपेंड है। मतलब हम आपकी उंगलियों पर नाच रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है वैसे मेरे ख्याल से, लेकिन हाँ, आपका जिस समय मन होता है उस समय आप पढ़ लेते हैं, ये सुविधा है आपके पास। ठीक है, इस सुविधा का लाभ उठाइए, इसको रोकिए और क्वेश्चन को जरूर नोट करिए। ठीक है, नोट करिए क्वेश्चन को, जब आप कॉपी पे नोट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा, हम कह सकते हैं, रिस्पांस मिलेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार सामने होता है ना तो अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन अगर नोट करूंगा तो फिर ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नोट नहीं करता हूं। आप लोग नोट कर लें कॉपी पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दिया है, एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है। एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। ध्यान से देखिएगा भाई, यहां पर दिया गया है 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर कुछ भी है पता नहीं है, क्वेश्चन नंबर हमें नहीं याद रहता है। ठीक है, लेकिन वोल्टेज जरूर दिया गया है, 200 वोल्ट से जोड़ा गया है। संधारित्र को 200 वोल्ट से जोड़ा गया है। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। धारिता पहले कितनी थी, 10 माइक्रोफैरड से बदलकर कितनी कर दी जाए, 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए, तो ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा आपको ज्ञात करना है। कि यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा ये हमें ज्ञात करना है। चलो देखते हैं ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता है। हमें पता है कि पहले ऊर्जा कितनी थी, मान लिया U1 थी,
बाद में ऊर्जा कितनी थी, U2 थी। पहले ऊर्जा कितनी थी, 10 थी, बाद में ऊर्जा कितनी थी, 5 थी। मान लिया एग्जाम्पल में, तो कितनी ऊर्जा में अंतर आया है, ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ है, 5 का। 10 में से 5 घटा के देखा, 5 का। तो हम कह सकते हैं कि अगर ऊर्जा में अंतर निकालना है तो पहले वाली ऊर्जा निकाल लो, बाद वाली ऊर्जा निकाल लो, दोनों को घटा दो। या फिर हम एक ही साथ में कर लेते हैं, ऊर्जा में अंतर अगर हमें निकालना है तो ऊर्जा में अंतर एक ही साथ कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहता है। U बराबर में क्या हो जाएगा, U1 पहले वाली ऊर्जा और माइनस U2 बाद वाली ऊर्जा, घटा देंगे निकल आएगा। तो हम निकालते हैं जरा U1 का मतलब। अच्छा, किसी भी संधारित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला हम लोगों को पता है ना, U इक्वल होता है हाफ CV²। संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला U इक्वल टू हाफ CV²। ठीक है, तो जब हम U1 की बात कर रहे होंगे, पहले जितनी ऊर्जा थी, तो 1/2 C1V²। वोल्टेज तो बदला नहीं जाएगा, धारिताएं दोनों बदल रही हैं, तो C1 हो गया, C की जगह पर C1 और V², वोल्टेज सेम है दोनों का। माइनस में 1/2 C2V², धारिता बदल गई, वोल्टेज वही रहा। ठीक है, U बराबर कॉमन ले लेंगे, 1/2 V² को कॉमन ले लिया, बचेगा C1 माइनस C2। चलो रखते हैं वैल्यू, 1/2 V कितना है, 200, तो ये हो गया 200 का स्क्वायर इंटू में C1 माइनस C2। C1 कितना, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड माइनस, माइक्रोफैरड ना रखें, फैरड में रखें, 10 की पावर माइनस 6 से गुणा कर दें, कोई दिक्कत नहीं। माइनस C2 कितना है, 2 माइक्रोफैरड, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कर दिया। चलो हल कर लेते हैं। U इज इक्वल 1/2, 200 का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूना 4 और 2 जीरो थे, स्क्वायर होगा तो 4 जीरो हो ही जाएगा, 40,000 इंटू में 10 से 2 घट गया, कितना बचा, 8 गुणा 10 की पावर माइनस 6, ये घटा दिया। ठीक है, अब इसको काट दिया तो ये कितना बचेगा, 4। U बराबर 4 चको 16 पर 4 जीरो गुणा 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, ये 4 जीरो हटा दो और इनमें 4 घातें बढ़ा दो। 4 घातें बढ़ाने का मतलब ये हुआ 16 गुणा 10 की पावर माइनस 6 में 4 बढ़ाएंगे, मतलब 4 जोड़ेंगे तो 10 की पावर माइनस 2 बचेगा, तो 16 गुणा 10 की पावर माइनस 2 जूल, ये ऊर्जा निकल के आ गई। ऊर्जा नहीं, ऊर्जा में अंतर या ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, ये हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, बहुत ही इजी है, बस आपको जरूरत है आपको सवाल को समझने की। और ये याद रखिएगा, क्वेश्चन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन के लगाने से। ठीक है, क्वेश्चन लगा तो लेंगे आप, कैलकुलेशन तो दुनिया कर लेती है, लेकिन क्वेश्चन को लगाना कैसे है, किस तरह से हमें क्या करना है, किस तरह से जो समझना होता है ना क्वेश्चन का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना सीखिए, लगाना नहीं। लगाना तो आप लगा लेते हैं, आपका कैलकुलेशन इतना लगभग तो मजबूत होगा ही। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है दिया गया है इसी प्रकार का जो अभी पिछला क्वेश्चन लगाया था, mg इक्वल में q इंटू ई लिखा था। ठीक है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक बार मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, वैल्यू लिख देता हूं, उसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग कर लेंगे। आंसर आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। ठीक है, एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 10 ग्राम है। एक बूंद है जिसका द्रव्यमान दिया है, एक बूंद का द्रव्यमान 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 10 ग्राम है। अच्छा, ये ग्राम में दिया है, इसे किलोग्राम में बदलना होगा, 10 की पावर माइनस 3 से गुणा करनी होगी, तो ये बन जाएगा 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 13 किलोग्राम हो जाएगा। ग्राम को 1000 से भाग करेंगे तभी तो बनेगा ना किलोग्राम में। ठीक है, तो ये किलोग्राम हो गया। तथा जिस पर आवेश भी दिया है, इस पर आवेश कितना है, 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस 18 कूलाम है, आवेश दिया है। दो क्षैतिज व आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है। उसी प्रकार से प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच की दूरी जिसे d कहते थे, ये 1 सेंटीमीटर है। मीटर में बदल लेना तो लिखना 1 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार से, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है।
आप लोग इसे लगा लेंगे और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, तो जल्दी से कमेंट करिए, लगाइएगा, वीडियो को रोके इसे लगाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे की ओर और हम लोग अगला क्वेश्चन आज का लेते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए, अगला जो क्वेश्चन दिया है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन को समझिए और देखिएगा ये न्यूमेरिकल जो आया है किस डेरिवेशन से संबंधित है। इसने बोला कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, समांतर प्लेट संधारित्र है तो याद आना चाहिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अगर निकालना होगा तो C = A एप्सिलॉन अपॉन D फॉर्मूला होता है या फिर K A एप्सिलॉन अपॉन D होता है। ठीक है, यहां पर अब सुनिएगा, पहले क्वेश्चन सुनिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्लेट पर कितना आवेश है यह ज्ञात करना है। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान दिया है 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नोट करते हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया है, प्लेट का क्षेत्रफल जिसे हम A से लिखते हैं दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, हमें तो मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो मीटर स्क्वायर में बदले तो ये 100 गुणे में 10⁻⁻, सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं 10⁻⁻2 से गुणा करते हैं, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10⁻⁻4 से करेंगे, क्योंकि 10⁻2 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4 हो जाएगा, तो 10⁻4 से गुणा करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10⁻2 मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 जीरोस को दे दिया, घात 2 बचेगी। ठीक है, तो प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है। आगे बताया तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम E से लिखते हैं दिया है 100 न्यूटन प्रति कूलाम, 100 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र है। प्लेटों पर कितना आवेश है Q आपको ज्ञात करना है और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया है 8.85 गुणा 10⁻12 न्यूटन प्रति मीटर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये क्वेश्चन अपना हो गया। अब हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है, और क्या पता है, संधारित्र की धारिता जो होती है, या फिर ये मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 से ले लिया गया है। चैप्टर नंबर 1 का ये क्वेश्चन है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, धारिता से यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं, विभव कुछ पूछा नहीं गया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है तो हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाएंगे। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, किन्हीं भी दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, तो दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला याद करिए आप लोग। दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E = होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर E = सिग्मा की जगह पर Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, Q अपान A सिग्मा की जगह पर रखते थे। यहां से हमें Q निकालना है, A एप्सिलॉन नॉट इधर कर दो तो Q = बन जाएगा A एप्सिलॉन नॉट इनटू में E, रख दो वैल्यू भाई। तो A का वैल्यू कितना है, 1 गुणा 10⁻⁻2, वो एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 गुणा 10⁻12, और E कितना है, तो E है हमारा 100 का मतलब होता है 10⁻2, लिख दे 10⁻2, 100 का मतलब 10⁻2, 10⁻2 माइनस का 10⁻2 प्लस का, ये तो आपस में खत्म हो जाएगा। Q = क्या बचेगा, 1 गुणा 8.85 से गुणा करेंगे तो बचेगा 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम, और ये आवेश की मात्रा आ गई। यही हमें निकालना था। कितना इजी क्वेश्चन है, बस समझ में आना चाहिए कि यहां पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। लेसन नंबर 1 का ये क्वेश्चन था, लेसन नंबर 2 का नहीं था। कोई दिक्कत नहीं है, लेसन नंबर 1 का क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं ना। ये क्या हो गया है मालूम है, ये मार्कर का इंक लग गया है मेरे हाथ में, ठीक, बता देता हूं, आप लोग पूछें उससे पहले। चलो आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस समझने का प्रयास करें, समझें लगाएं, समझे लगाएं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो कि है बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है,
गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम क्या सेंटीमीटर है, त्रिज्या मतलब आर कितनी है 9 सेंटीमीटर है, जिसे हम 9 गुणा 10 की पावर -2 मीटर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोलाकार चालक की त्रिज्या, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे। गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या दी गई थी, इसकी धारिता था, उस पर आवेश की गणना करना है, धारिता ज्ञात करना है C, और इस पर आवेश कितना होगा Q, ये दोनों चीजें ज्ञात करनी है। इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए, कि इसका विभव कितना हो जाए 1000 वोल्ट हो जाए, 1000 वोल्ट हो जाए। दोबारा क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं अगर। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, आर दिया है, गोलाकार चालक की त्रिज्या दी है, और गोलाकार चालक की धारिता हमें पूछी गई। और गोलाकार चालक की धारिता आपको पता होगा, गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या था, C = 4πε0 × R। ये फॉर्मूला कल भी हमने बताया था और डेरिवेशन तो करवाया ही था। ठीक है, C = 4πε0 का हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं 1/9 × 10⁹, क्योंकि 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, लेकिन 4πε0 का वैल्यू 1/9 × 10⁹। क्या दिक्कत है, अपान में आ जाएगा 9 × 10⁹। इंटू में R का वैल्यू क्या है, तो R का वैल्यू 9 × 10⁻²। 9 से 9 खत्म कर दो, C बराबर में आ जाएगा 1 × 10⁻², ऊपर है 10⁻9 ऊपर जाएगी, माइनस की ये भी हो जाएगी, तो 1 × 10⁻11 आ जाएगा, ये फैरड में उत्तर। 1 × 10⁻11 फैरड, ये हो गई है धारिता गोलीय चालक की। इसके साथ में इस पर आवेश कितना होगा, Q निकालना है, और हमें फॉर्मूला तो पता ही है, C बराबर में Q/V, तो यहां से Q बराबर में C × V, तो यहां पर लिखिएगा आवेश Q बराबर C × V, Q बराबर C का वैल्यू है 1 × 10⁻11 और V का वैल्यू दिया है 1000। 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं, 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं, तो लिख दिया ना, तो Q बराबर में 1 × 10⁻11 प्लस का 3 घटेगा तो माइनस का 8 बचेगा कूलाम, और ये आवेश की मात्रा आ गई कि इस चालक पर कितना आवेश होगा। बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, सोचने की थोड़ी सी क्षमता बढ़ाइए और बस आसानी से न्यूमेरिकल आप लगा देंगे, और बोर्ड एग्जाम में इससे कठिन लेवल नहीं आता है भाई। मैंने उन्हीं पेपर से कुछ न्यूमेरिकल उठाए हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं वहीं से उठाए हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, ज्यादा कठिन नहीं आता है। ठीक है, अगर चैप्टर नंबर 1 से और 2 से आए हैं, अगर क्वेश्चन आएगा कोई चैप्टर नंबर 2 से, तो इसी बेस पर आएगा, अलग से नहीं आने वाला, ये मैं गारंटी लेता हूं। और हां, साथ में एक और मैं आपको बात बता दूं, अगर आपका थ्योरी पोर्शन अगर कंप्लीट नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, एक ऐप हमने लॉन्च किया है आर्या कोचिंग के नाम से, देख रहे हैं टी शर्ट भी मैंने यहाँ पर पहनी हुई है, आर्या कोचिंग नाम से ऐप लॉन्च हुआ है, तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया है ऐप का, आप वहां से जाकर के उस ऐप को डाउनलोड करिएगा, और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद में मोबाइल नंबर डाल के और अपना ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद में आप वहां पर स्टोर सेक्शन में जाइएगा, स्टोर नीचे लिखा होगा स्टोर, उसमें जाइएगा, आपको एक कोर्स मिलेगा। ठीक है, वो कोर्स आपको केवल और केवल 399 रुपए का प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं केवल उन्हीं के बारे में मैंने डिस्कस किया है और उनको बखूबी समझाया है, आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जा रही है, तो आप वहां पर जाकर के उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं परचेज करना तो परचेज करिएगा, और परचेस करके आसानी से वहां पर बहुत ही कम समय में तैयारी कर सकते हैं। फिजिक्स की थ्योरी पोर्शन, डेरिवेशन और जो डेफिनेशन होती हैं उनको मैंने समझाया है, जो इंपॉर्टेंट है केवल वही। तो एक चैप्टर को मैंने 2 से 3 वीडियो में निपटा दिया है, तो आसानी से वहां पर बहुत ही कम समय में, हम कह सकते हैं 10-12 दिन अगर है आपके पास तो आसानी से पूरी फिजिक्स 10-12 दिन में वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूं तो आसानी से जाइएगा, वहां पर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, बहुत लोगों ने कहा, बहुत बच्चे ये भी कमेंट करते हैं कि इसका पैसा क्यों लेते हो आप, फ्री में देना चाहिए था आपको। तो बच्चा, हम एक टीचर हैं और टीचर की भी कुछ ज़रूरतें होती हैं। ऐप अगर लॉन्च किया है तो ऐप फ्री में नहीं लॉन्च होता है, उसका भी कुछ खर्चा आता है, तो वो सारे खर्चे हम अपने जेब से तो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो चार्ज लिया जा रहा है बस
ज़्यादा चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो उतना आप लोग दे सकते हैं। ज़्यादा महंगा इसीलिए हमने नहीं रखा है कोर्स, आसानी से आप इसमें परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऐप का प्रचार नहीं करते हैं। अभी बहुत कर लिया प्रचार। सोच रहे होगे तुम लोग कि ये देखो प्रचार करने में लगा है। कोई बात नहीं है, सोच लो, कुछ भी सोच लो, क्या है यार, बच्चे हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बस इसी प्रकार के। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 100 माइक्रोफैराड का एक समांतर प्लेट संधारित्र। 100 माइक्रोफैराड का समांतर प्लेट संधारित्र, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दी गई है 100 माइक्रोफैराड। फैराड माइक्रोफैराड, धारिता सी, तो 100 माइक्रोफैराड है। माइक्रोफैराड है तो 100 गुणा 10 की पावर माइनस 6 फैराड लिख सकते हैं, या फिर इसी को लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की पावर माइनस 4 फैराड। 100 को हटा दिया, 1 कर दिया, 10 की पावर माइनस 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 400 वोल्ट तक आवेशित है। इसका जो वोल्टेज दिया गया है वो दिया है 400 वोल्ट। ओके, 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें, प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें, तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा? नया विभवांतर आपको बताना है। जब दूरी आधी कर दी जाएगी तो विभवांतर आपको बताना है क्या होगा, इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा यह भी हमें निकालना है कि ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमें देखना है कि विभवांतर और धारिता के बीच में आखिर रिलेशन क्या होता है। ठीक है, धारिता और विभवांतर के बीच में आखिर रिलेशन क्या होता है। अगर हम बात करें C इज इक्वल टू फार्मूला होता है प्लेट संधारित्र की बात कर रहा है ना, और संधारित्र की बात कर रहा है तो संधारित्र की C का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा, हम कह सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये है यहां पर D प्लेटों के बीच की दूरी है, A प्लेटों का क्षेत्रफल है। ठीक है, लेकिन यहां पर विभवांतर कहीं पर नहीं है। हमें मालूम है C बराबर में Q अपान V होता है, C बराबर Q अपान V होता है। ठीक है, तो C की जगह पर Q अपान V लिख दो तो विभवांतर और धारिता के पदों में एक इक्वेशन मिल जाएगा आपको। यहां से V आप निकाल लें जरा, तो V अपान Q करें, पहले V अपान Q पलट दिया, बराबर में D अपान A एप्सिलॉन नॉट, इधर भी पलट दिया। अगर हम V निकालना चाहते हैं तो V बराबर में आ जाएगा QD, Q उधर चला गया, QD अपान A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी नॉर्मल स्थिति में ये वोल्टेज है और ये वोल्टेज कितना है 400, तो हम कह सकते हैं ये 400 बराबर है QD अपान A एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हैं ना, ये 400 है अभी। लेकिन जब बताया है कि दूरी आधी कर दी जाए तब वोल्टेज कितना होगा, ये वोल्टेज का फार्मूला हम कह सकते हैं, वोल्टेज का फार्मूला दूरी के पदों में। ठीक है, तो अब दूरी को आधा कर दिया जाए तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो दूरी को आधा कर दो, वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज मान लिया V डैश हो जाएगा इस स्थिति में। क्या, कब, जब दूरी को आधा कर दिया जाएगा। आवेश नहीं घटाया जा रहा है तो आवेश वही रहेगा, D को हम D/2 कर देते हैं, दूरी को आधा कर दिया मैंने, अपान में A एप्सिलॉन नॉट। अब वोल्टेज कितना हो जाएगा, D केवल आधा कर दिया गया है और सब सेम है, तो अब वोल्टेज V डैश बराबर Q D अपान A एप्सिलॉन नॉट था तो D/2 अपान A एप्सिलॉन नॉट कर दिया। ठीक है, यहां पर V डैश बराबर हम लिख सकते हैं QD अपान में A एप्सिलॉन नॉट, और ये जो बटे में 2 है 1/2 अलग लिख दिया। QD अपान A एप्सिलॉन नॉट जो है इसका वैल्यू 400 दिया है, तो हम कह सकते हैं इसे 400 गुणे में 1/2, 2 से काटेंगे 200, अर्थात V डैश बराबर 200 वोल्ट आ जाएगा। मतलब जब दूरी को आधा किया जाएगा तो उसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा, 200 वोल्ट का होगा। विभवांतर कितना होगा, 200 वोल्ट का होगा। एक तो उत्तर आ गया, पहला वाला पार्ट हम लोग लगा लिया है, पहला वाला पार्ट हम लोगों ने हल कर लिया है। ठीक, अब दूसरे वाले पार्ट की बात करते हैं। दूसरे वाले पार्ट में हमें ऊर्जा निकालना है, ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा ये पूछा है ना। हम लोग एक बार क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं। हाँ, ऊर्जा, संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ऊर्जा में अगर परिवर्तन निकालना चाहते हैं तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज कम हुआ है तो पहले ऊर्जा ज्यादा थी, अब कम हो गई होगी ऊर्जा। तो पहले कितनी ऊर्जा थी, तो हाफ CV² फॉर्मूला होता है, तो हाफ CV², तो V1², पहले वाला जो वोल्टेज था V था तो V² ही रखो।
माइनस इससे घटा दो, अब कितनी बची है, और दोनों का अंतर निकाल लेंगे, सी वी डैश स्क्वायर। अभी हमने इसे, अब कितना वोल्टेज बचा, 200 वोल्टेज, तो वी डैश स्क्वायर कर दिया, 200 जहां पर रख देंगे। u बराबर में 1/2 सी कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर माइनस में वी डैश स्क्वायर। अब इसको हल करिए आप, u इज इक्वल टू हाफ सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू है 100 माइक्रोफैरड, सॉरी ये है 1 गुणा 10 की पावर -4 और इंटू में वी स्क्वायर मतलब 400 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर और माइनस वी डैश स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर। इसको जरा आप लोग हल करिएगा और आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। बहुत मैं हल कर चुका हूं, ठीक है। तो आसानी से देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है ले लो और तुरंत हल करिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा भाई, अपने कमेंट में जरूर बताइएगा आंसर इसका, ठीक है। और पिछले वाला जो क्वेश्चन में बोला था मैंने उसमें भी छोड़ा था, जिसमें इसमें छोड़ा है, सबके आंसर आपको बताना है, करना है, मक्कारी नहीं करनी है। मक्कारी करोगे तो फिर सफल नहीं हो पाओगे बच्चा, मक्कारी करना छोड़ दो, ठीक है। पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, करो, तुरंत करो, ठीक है, अभी करो। चलो आगे चलते हैं और आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं। और ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग लगा लेते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 10 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र, 10 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र मतलब क्वेश्चन सुनाई देता हूं पहले। 10 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है, ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्या सिस्टम है भाई, 10 पिकोफैरड का एक संधारित्र, सॉरी माइक्रोफैरड पर आ रहा था, गलत था, पिकोफैरड। 10 पिकोफैरड का एक संधारित्र है, मतलब संधारित्र की धारिता 10 पिकोफैरड। और आज सुन लीजिएगा, पिको, माइक्रो को 10 की पावर -6 से गुणा करते थे, फैरड में बदल जाता था। पिको को 10 की पावर -12 से गुणा करते हैं, तब फैरड में बदलता है, अर्थात 1 गुणा 10 की पावर -11 फैरड कह सकते हैं, ठीक है। कितने वोल्टेज से जुड़ा है, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, अर्थात इनके बीच का जो विभवांतर है वो 50 वोल्ट है। सी दिया है, वी दिया है और संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है, यू आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन 1 नंबर का है, आपको पता है u इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। आप ये वैल्यू रखें सी का और v का और हल करें और आप हमें कमेंट में बताएं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है और आप कमेंट में हमें बताएंगे इसका आंसर क्या है। तो आज की क्लास में 100% मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करिए और दबा के शेयर कीजिए, शेयर जरूर करिए क्योंकि सभी बच्चों के पास पहुंचे और वो आसानी से यहां पर आकर के अच्छी तरह से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे से अपने को तैयार कर सकें बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप भी रेडी हो जाइएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। और हां, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा, इनके आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और पढ़ाई करते रहिए। और ऐप को अगर डाउनलोड करना है तो आप जाइए, लिंक मिलेगा, डाउनलोड करिए, वहां पर आईडी बना लीजिए अपना, ठीक है, लॉगिन करके, और उसके बाद में आप वहां पर परचेस कर सकते हैं। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो परचेस करिए, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, ठीक है, आसानी से। अगर आपको लगता है कि आपकी फिजिक्स कमजोर है, कंप्लीट नहीं है, अच्छे तरीके से तैयार नहीं है, मैंने की है, ठीक है, तो आप जाइएगा वहां पर, डाउनलोड करिएगा ऐप को और वहां पर कोर्स परचेस करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये मैं वादा करता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप वहां पर तैयारी कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहिए।